सोचिए, देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके कोई एक टॉप की सरकारी नौकरी हासिल करे। मेरा मतलब है कि वो यूपीएससी क्लियर करे, और फिर जब लगे कि पूरी लाइफ सेट हो गई है, तो अचानक नौकरी पक्की होने से बस 7 दिन पहले उसे निकाल दिया जाए। हाँ, और वो भी तब जब वजह हो 2.5 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप, और इन सब के बीच एक टिक टिक करती हुई कानूनी टाइमलाइन। बिल्कुल। आज हम जिस केस की तह तक जाने वाले हैं ना, वो पटना हाईकोर्ट के 3 अप्रैल 2026 के एक बहुत ही अहम फैसले पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि सरकारी नौकरी में जो प्रोबेशन होता है, जिसे परिवीक्षा भी कहते हैं, उस दौरान किसी अधिकारी को निकालने की कानूनी सीमाएं क्या हैं। सही कहा। क्या किसी को बिना पूरी विभागीय जांच के, मतलब बिना पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सीधे निकाला जा सकता है? हम आज इसकी को डिकोड करेंगे। हाँ, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम प्रोबेशन पीरियड को आसान भाषा में समझें, तो ये एक बहुत लंबे और हाई स्टेक्स ऑडिशन की तरह होता है। एक ऐसा ऑडिशन जहां डायरेक्टर आपको बिना कोई विशेष कारण बताए कभी भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। और जब मामला भ्रष्टाचार का होना, तो ये पूरी प्रक्रिया और भी पेचीदा हो जाती है। ये मामला सिर्फ एक नौकरी जाने का नहीं है, बल्कि अगर कानूनी नजरिए से देखें तो ये सिंप्लिसिटर यानी सामान्य समाप्ति और प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक समाप्ति के बीच के बारीक अंतर को समझने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी है चंदन प्रकाश पांडे की। इन्होंने 2015 की सिविल सेवा परीक्षा पास की और 19 दिसंबर 2016 को आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा के कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग में शामिल हुए। हाँ, और उनकी ट्रेनिंग फरीदाबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम से शुरू हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, मतलब एक टिपिकल सक्सेस स्टोरी लग रही थी। देखिए, इस सक्सेस स्टोरी के पीछे की जो शर्तें हैं ना, वो बहुत अहम है। हमें 8 दिसंबर 2016 के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को देखना होगा। अच्छा, जो ज्वाइनिंग लेटर होता है? हाँ, वही। वो कोई साधारण लेटर नहीं होता, वो एक पूरा कानूनी अनुबंध है। उसकी 2 शर्तें बहुत खास थीं, क्लॉज 4 और क्लॉज 6। तो इसमें क्या लिखा था? क्लॉज 4 के तहत उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पर रखा गया था, जिसमें ट्रेनिंग और डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना जरूरी था। लेकिन जो असली पावर थी ना, वो क्लॉज 6 में थी। ओह, वो कैसे? उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर सरकार को लगता है कि अधिकारी का काम असंतोषजनक है या वो भविष्य में एक अच्छा अधिकारी नहीं बन सकता, तो उसे प्रोबेशन के दौरान कभी भी हटाया जा सकता है। ओह, मतलब हमेशा एक तलवार लटकती रहती है। बिल्कुल। और यही वो शर्त है जिसने आगे चलकर पूरी कहानी पलट दी। तो ट्रेनिंग के बाद मई 2018 में उन्हें पटना में असिस्टेंट कमिश्नर एंटी इवेजन के पोस्ट पर तैनात किया गया, एक बहुत ही पावरफुल पद। लेकिन फिर 27 जून 2019 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारी और उनके एक साथी को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया। 28 जून को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। बताइए। अगर कोई सरकारी अधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा जाए, तो क्या उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? मतलब सीधे टर्मिनेट कर दो। इसमें इतना टाइम और कानूनी पेच क्यों? देखिए, यहीं पर हमें ड्यू प्रोसेस यानी उचित कानूनी प्रक्रिया को समझना होगा। निलंबन यानी सस्पेंशन और बर्खास्तगी मतलब टर्मिनेशन, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा। हाँ, भारत का संविधान खास तौर पर अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाता है। जब भी कोई आरोप लगता है तो सस्पेंशन सिर्फ एक अस्थायी कदम होता है, ताकि वह अधिकारी जांच को प्रभावित न कर सके, है ना? एकदम सही। तो गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद उन्हें डीम्ड सस्पेंशन या स्वतः निलंबन में डाल दिया गया। अगस्त 2019 में जमानत मिलने के बाद भी उनका ये निलंबन वापस नहीं लिया गया, बल्कि उसे हर 180 दिन पर आगे बढ़ाया जाता रहा। मतलब सस्पेंशन चलता रहा। हाँ, क्योंकि सरकार किसी को सिर्फ आरोप के आधार पर सीधे बर्खास्त नहीं कर सकती, उसे अपना बचाव करने का मौका देना होता है। लेकिन यहाँ एक पेच था। वो क्या? ये जो अनुच्छेद 311 का सुरक्षा कवच है ना, ये मुख्य रूप से परमानेंट यानी स्थायी कर्मचारियों के लिए है, और इस मामले में अधिकारी अभी भी प्रोबेशन पर था। अरे हाँ, तो एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है और दूसरी तरफ उनका प्रोबेशन पीरियड भी खिंचता जा रहा है, और यहीं से शुरू होता है
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब डीओपीटी के नियमों का असली खेल ये किसी टाइम बॉम्ब वाले थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल, वो टाइमलाइन वाला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। तो 11 मार्च 2019 का डीओपीटी का मास्टर सर्कुलर क्या कहता है? उसका नियम 27 कहता है कि किसी भी हाल में प्रोबेशन को उसकी सामान्य अवधि के दोगुने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं इसका गणित समझाती हूँ। 19 दिसंबर 2016 को उन्होंने सर्विस ज्वाइन की। उनका मूल प्रोबेशन 2 साल का था। ठीक है। अब नियम के हिसाब से इसे अधिकतम 2 साल और बढ़ाया जा सकता था, तो कुल मिलाकर हुए 4 साल। मतलब 19 दिसंबर 2020 तक। सही हिसाब लगाया। लेकिन मास्टर सर्कुलर का जो नियम 27 है ना, वो सरकार को फैसला लेने के लिए 8 हफ्ते का एक ग्रेस पीरियड भी देता है। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये 8 हफ्ते का ग्रेस पीरियड क्यों? मतलब ये कोई रैंडम टाइम लिमिट है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं, ये रैंडम नहीं है। देखिए, सरकारी विभागों में काम कैसे होता है, कोई भी फैसला एक दिन में तो होता नहीं है। फाइलें चलती हैं, कई टेबलों से गुजरती हैं, सीनियर अधिकारियों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। हाँ, लाल फीताशाही जिसे हम रेड टेप कहते हैं। बिल्कुल। तो कानून सरकार को ये 8 हफ्ते का बफर टाइम देता है ताकि वो अपना सारा कागजी काम पूरा कर सकें और ये तय कर सकें कि अधिकारी को पक्का करना है या फिर नौकरी से निकालना है, क्योंकि यहाँ प्रोबेशन और बढ़ाना तो संभव था ही नहीं। तो अगर हम कैलकुलेट करें 19 दिसंबर 2020 में 8 हफ्ते जोड़ दें तो तारीख आती है 12 फरवरी 2021। हाँ, तो 12 फरवरी वो डेडलाइन थी जब ये टाइम बॉम्ब फटने वाला था। अगर सरकार इस तारीख तक कोई एक्शन नहीं लेती तो क्या वो अधिकारी तकनीकी रूप से डीम्ड कंफर्म हो जाता? हाँ, बिल्कुल यही होता। अगर 12 फरवरी की रात पार हो जाती और सरकार का कोई आदेश नहीं आता तो कानून की नज़र में वो अधिकारी स्वतः स्थायी मान लिया जाता। बाप रे। और एक बार वो स्थायी हो जाता तो फिर उस पर अनुच्छेद 312 पूरी तरह लागू हो जाता। फिर उसे निकालने के लिए सरकार को एक बहुत लंबी और जटिल विभागीय जांच करानी पड़ती। मतलब गवाह आते, जिरे होती, सालों साल मामला चलता रहता। बिल्कुल। तो डेडलाइन सामने खड़ी थी। सरकार को भी पता होगा कि अगर ये तारीख निकल गई तो एक ऐसा अधिकारी जिस पर 2.5 लाख की रिश्वत का केस चल रहा है वो परमानेंट हो जाएगा। हाँ, इसी वजह से प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल रही होगी। और फिर सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। डेडलाइन से ठीक 7 दिन पहले 5 फरवरी 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के नियम 5-1 का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अधिकारी को नौकरी से ही निकाल दिया। सरकार की ये रणनीति बहुत ही संधी हुई थी। उन्होंने IRS रूल्स 2016 का भी इस्तेमाल किया, पर सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस बर्खास्तगी को एक सिंप्लिसिटर टर्मिनेशन का रूप दिया। मतलब सामान्य समाप्ति। हाँ, उन्होंने अधिकारी को 1 महीने का वेतन भत्ते के रूप में दिया और बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए सेवा समाप्त कर दी। और सबसे जरूरी बात, उस आदेश में कहीं भी रिश्वत या भ्रष्टाचार का सीधा जिक्र नहीं किया गया था। और यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू होती है। जब ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ता यानी अधिकारी के वकील ने क्या तर्क दिया? उनका कहना था कि ये जो सामान्य बर्खास्तगी दिख रही है ये असल में सामान्य है ही नहीं। हाँ, उन्होंने इसे स्टिग्मैटिक और दंडात्मक बताया। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो किसी को निकालती है और कहती है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है तो वो सिंप्लिसिटर हुआ, आदमी कहीं और जॉब ढूंढ लेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी निकालकर माथे पे ठप्पा लगा दे कि ये तो चोर है, इसे चोरी के लिए निकाला गया, तो उसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा ना। एकदम सही एनालॉजी है। याचिकाकर्ता का भी यही कहना था कि उन्हें दरअसल उस रिश्वत के आरोप और फर्बिशर कोर्स पूरा न कर पाने की सजा भी दी जा रही है। ये फर्बिशर कोर्स क्या होता है? ये एक तरह का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स होता है जो अधिकारियों को करना अनिवार्य होता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि वो सस्पेंशन में थे, न्यायिक हिरासत में थे, तो वो ये कोर्स पूरा कैसे करते? उनका तर्क था कि उन्हें एक ऐसे क्रिमिनल केस की सजा मिल रही है जो अभी कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ है। मतलब जो चीज अभी कोर्ट में पेंडिंग है उसके आधार पर नौकरी से निकाल देना तो गलत है। मैंने देखा कि वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने केस भी सामने रखे, जैसे एस मंजुनाथ, रत्नेश कुमार चौधरी और VP आहूजा वाले मामले। हाँ, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो इनके इस लॉस का मुख्य पॉइंट क्या था? जितना मैं समझ पाया हूं वो ये था कि आप प्रोबेशन पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोई अधिकारी नहीं है। अगर आप किसी आरोप के कारण निकाल रहे हैं तो नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के तहत उसे अपनी बात रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए।
सतह से देखने पर तो याचिकाकर्ता का ये तर्क बहुत ही दमदार लगता है ना? हाँ, अगर कोर्ट इस तर्क को मान लेती तो सरकार को पूरी विभागीय जांच करवानी पड़ जाती। लेकिन फिर सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर के.एन. सिंह ने जो पक्ष रखा वो एक बिल्कुल अलग लीगल थ्योरी पर बेस्ड था। उन्होंने क्या कहा? सरकार ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए, 5 फरवरी 2021 तक अधिकारी कंफर्म नहीं हुआ था। कानूनी रूप से वो महज एक अस्थायी कर्मचारी मतलब टेम्परेरी एम्प्लॉई था और सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने जब पूरी फाइल देखी तो उन्हें लगा कि इस व्यक्ति में नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। तो सरकार का पॉइंट ये था कि वो अधिकारी को रिश्वत लेने की सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीबीआई के ट्रैप में रंगे हाथों पकड़े जाने की जो घटना है उसको वो एक सबूत मान रहे हैं कि ये व्यक्ति भविष्य में एक अच्छा अधिकारी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल, और यही इस पूरे केस का सबसे कोर पॉइंट है। सरकार ने कोर्ट को समझाया कि ये कोई सजा नहीं है बल्कि ये अयोग्यता का आंकलन है, अनसुटेबिलिटी का असेसमेंट। हाँ, प्रोबेशन का मतलब ही यही होता है कि कर्मचारी को परखा जाए। अगर नियोक्ता को लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम के लायक नहीं है तो वो उसे हटा सकता है। तो पटना हाईकोर्ट ने इन दोनों मजबूत तर्कों को कैसे बैलेंस किया, ये बहुत दिलचस्प है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मतलब सरकार के फैसले को एकदम सही ठहराया और कहा कि ये एक सामान्य बर्खास्तगी ही थी, दंडात्मक नहीं। और कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंचा, इसके लिए उन्होंने 1997 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस का सहारा लिया, पांडे मदन मोहन प्रसाद सिन्हा केस। तो उस केस में क्या तय हुआ था? इस 90 के दशक वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी प्रोबेशनर का अपने पद पर कोई अटूट अधिकार नहीं होता। मतलब जब तक आप पक्के नहीं हो जाते, कुर्सी आपकी नहीं है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि प्रोबेशन के दौरान जब आप किसी को हटाते हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते। एम्प्लॉयर के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कर्मचारी को बताए कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास क्या नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन एक मिनट, ये सुनकर तो दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या इसका मतलब ये है कि प्रोबेशन के टाइम पर सरकार के पास असीमित और निरंकुश पावर है? मतलब बिना वजह बताए किसी को भी निकाल देना? ये तो एक तरह की तानाशाही हो गई ना। सरकार को अगर कोई पसंद नहीं आया तो लंबी जांच की झंझट में क्यों पड़ना, बस एक लाइन का ऑर्डर निकाल दो कि आपकी सेवा समाप्त। ये बहुत ही वैलिड सवाल है और कानून भी इस खतरे को अच्छी तरह समझता है। इसीलिए हमारी अदालतों ने एक बहुत ही खूबसूरत लीगल कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। इसे कहते हैं लिफ्टिंग द व्हील, यानी पर्दे के पीछे देखना। पर्दे के पीछे देखना मतलब कोर्ट सरकार के उस एक लाइन वाले ऑर्डर के पीछे की असली कहानी देखती है। बिल्कुल, कोर्ट सिर्फ उस कागज के टुकड़े को पढ़कर फैसला नहीं सुनाती, वो आदेश के पीछे छिपे असली मकसद को जानने की कोशिश करती है। हाईकोर्ट ने इसके लिए स्टेट ऑफ पंजाब बनाम सुखविंदर सिंह और वेद प्रिया जैसे मामलों का रेफरेंस दिया। तो जब अदालत ये लिफ्टिंग द व्हील करती है तो वो असल में क्या ढूंढ रही होती है? अदालत ये देखती है कि जो आरोप लगा है क्या वो बर्खास्तगी का आधार है यानी फाउंडेशन है, या फिर वो सिर्फ एक मंतव्य है यानी मोटिव है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आधार और मंतव्य में क्या फर्क है, मैं समझाती हूँ। अगर अधिकारी को सीधे तौर पर रिश्वतखोरी की सजा देने के लिए निकाला जा रहा है तो वो आरोप उस कार्रवाई का आधार बन गया, और अगर ऐसा है तो पूरी जांच करना अनिवार्य है। ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अधिकारी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख रहा है और रिश्वत में पकड़े जाने वाली बात ने एम्प्लॉयर को सिर्फ ये सोचने पर मजबूर किया कि ये व्यक्ति हमारे विभाग के लायक नहीं है, तो वो घटना सिर्फ एक मंतव्य या ट्रिगर बन जाती है। अच्छा, अब समझ आया। मतलब सीबीआई का क्रिमिनल केस तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर विभाग को सिर्फ ये तय करना है कि क्या ये व्यक्ति एक अच्छा अधिकारी बन पाएगा। बिल्कुल सही। और सीबीआई के ट्रैप में फंसना ही विभाग के लिए ये तय करने के लिए काफी था कि ये इस पद के अयोग्य है। इसलिए कोर्ट ने माना कि ये सजा नहीं है, ये सिर्फ एक अयोग्यता का आकलन। एकदम सही पकड़ा आपने। अदालत ने ये भी देखा कि सरकार ने कोई हड़बड़ी नहीं की, उन्होंने पूरी फाइल देखी थी। ये पाया गया कि अधिकारी की उपस्थिति 75% से भी कम थी, इसलिए वो अपना ट्रेनिंग कोर्स पूरा नहीं कर पाए, और ऊपर से करप्शन का इतना गंभीर आरोप। तो इन सब को मिलाकर जब मूल्यांकन किया गया तो उन्हें अयोग्य करार देना पूरी तरह से तार्किक था। लेकिन मुझे अभी भी वो टाइमिंग वाला खेल बहुत हैरान कर रहा है। मतलब
सोचिए, अगर सरकार 12 फरवरी 2021 की रात तक कुछ नहीं करती तो वो स्थायी हो जाता। हाँ, और फिर उसी सीबीआई केस के बावजूद उसे निकालने के लिए सरकार को सालों साल विभागीय जांच लड़नी पड़ती। गवाह आते, फाइलें बनती, लेकिन ठीक 7 दिन पहले एक्शन लेकर सरकार ने उस पूरी लंबी प्रक्रिया से खुद को बचा लिया। प्रशासन में टाइमिंग की अहमियत को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक दिन की देरी भी किसी मामले की पूरी दिशा बदल सकती है। इस केस में अधिकारियों ने समय रहते नियमों का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल किया।